नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि जस्टिस यूयू ललित ने देश के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बताते चले कि जस्टिस उदय उमेश ललित ने जस्टिस एनवी रमना की जगह ली है और जो कि कल 26 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को जस्टिस एनवी रमना को विदाई दी गई और विदाई समारोह में बोलते हुए जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि वो मुख्य न्यायाधीश के अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान 3 क्षेत्रों पर काम करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक संविधान पीठ साल भर काम करे। साथ ही शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और जरूरी मामलों को मेंशन करना उनकी प्राथमिकता में से एक रहेगा। खबर अब कानपुर देहात से है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है। शिक्षक के सामने ही ये मासूम झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षक को कोई परवाह ही नहीं है। यहां आपको बता दें कि इन बच्चों का झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में शिक्षक खड़े होकर बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं। नौनिहाल बच्चों के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा के मंदिर में बच्चों से पढ़ाई के नाम पर झाड़ू लगवाई जाती है। रसूलाबाद विकासखंड के बिरोहन प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है। यहां ताजा इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर ये छात्रा स्कूल का बैग टांगे हुए स्कूल के प्रांगण में झाड़ू लगा रही है। यहां पर तमाम बच्चे स्कूल के मौजूद हैं, लेकिन इस बीच शिक्षक भी यहां पर गुलाबी सूट में नजर आ रही है और भी शिक्षिका यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इनके बावजूद ना तो इस बच्चे के हाथ से झाड़ू लिया गया है और ना ही इसे झाड़ू लगाने से रोका गया। इसका साफ अर्थ ये निकल रहा है कि शिक्षकों की निगरानी में ये बच्चे स्कूल में काम कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है इन छात्रों के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप कुशवाहा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि ये वीडियो कब का बताया जा रहा है और अब क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, आपको बता दें, रसूलाबाद के बिरोहन प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला है और ये वीडियो कल का बताया जा रहा है, जहाँ पर साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे से झाड़ू लगवाई जा रही है। जब बच्चे की झाड़ू लगाते हुए जब मीडिया कर्मियों ने वीडियो बनाने की कोशिश करी और वीडियो बनाई गई, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया कर्मियों को कैमरे देखा गया तो बच्चों से झाड़ू लेने की कोशिश करी गई, लेकिन उसी बीच में ये वीडियो बना लिया गया था। तो संदीप, क्या आपकी बात हो पाई है स्कूल की प्रधानाध्यापिका से या फिर शिक्षकों से कि आखिर बच्चों के हाथ में झाड़ू यहाँ पर क्या कर रही है? जी, इस मामले में पूरे मामले में बीएसए से बात हुई है। बीएसए ने कहा है कि इस मामले की हम जांच करवा के विधिक कार्रवाई करवाएंगे। पर संदीप, मौके पर जैसे आप मौजूद थे तो शिक्षकों का क्या कहना है? क्या उन्होंने किसी तरह का बयान दिया है, कुछ सफाई पेश की है? जी, लगातार शिक्षकों से बात करने की कोशिश है तो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अपने मन से बच्चे लगा रहे थे। यहाँ पर गंदगी देखी तो अपने मन से लगा रहे थे, तो संस्कार है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लगातार ये तीसरा वीडियो कॉन्फ्रेंस निकल के आ रहा है जहाँ बच्चों से झाड़ू लगवाए जाते हैं। तो संदीप, क्या छात्रों से आपकी कोई बात हो पाई? उनकी तरफ से क्या कहना है कि क्या इसी तरह से रोजाना झाड़ू लगाते हैं बच्चे यहाँ पर, या शिक्षकों की तरफ से कोई दबाव बनाया जाता है उन पर? जी, अगर इसी न्यायालय में बच्चों से जब बात करी गई तो बच्चों ने बताया कि हमारे बैठने वहाँ पर साफ सुथरी नहीं होती थी और क्या नाम है, जब हम लोग आते हैं यहाँ तो गंदगी बनी रहती हुई है। बस इतना ही बच्चे बोल पाए। तो इस मामले में प्रधानाध्यापिका का क्या कहना है? स्कूल की साफ सफाई की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इसको लेकर उनका क्या कहना है? क्या बच्चे यहाँ पर पढ़ाई से पहले खुद ही झाड़ू लगाएंगे और वहीं बैठेंगे? जी, इस मामले में प्रधानाध्यापिका से बात करी गई तो उन्होंने कहा था कि सफाई कर्मी यहाँ कोई अलर्ट है नहीं है और झाड़ू क्या हम ही लगाएंगे क्या। लेकिन ये ऐसा कहना उनका अनसत्य है। अगर साफ सफाई करवाने के लिए अभी वो कोई कर्मचारी अलर्ट भी कराया जाता है तो वो कर्मचारी समय पे आता नहीं है और समय पे साफ सफाई करता नहीं है। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को ये वीडियो दिखा रहे हैं हम, और ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा तमाचा है शिक्षा विभाग पर, बहुत बड़ा तमाचा है बीएसए के ऊपर कि यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, सरकार की जो नीति और जो रवैया सरकार का है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए,
लेकिन ये वीडियो तमाचा है उन तमाम महत्वाकांक्षाओं पर जो सरकार की है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल परिसर में और यहाँ पर प्रधान अध्यापक का मौन है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, साफ सफाई हो, जो वातावरण है स्कूल का वो शुद्ध रहे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीरें दिख रही हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल में जाने के लिए शिक्षा के बदले काम करना जरूरी है या इसी तरह से काम किया जाएगा, तो फीस किस बात की ली जा रही है और बच्चों से झाड़ू लगवाना कहां तक सही है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से यह खबर है, जहां थाना सुभाष नगर, जो कि वो थाना है जहां पुलिस की कमाई का मोटा जरिया इसे बताया जाता है, क्योंकि यहां पर रामगंगा से खनन हमेशा चलता है और पुलिस का खर्चा पानी भी आराम से चलता रहता है। कई बार खनन माफियाओं में भी आपस में भिड़ंत हो चुकी है, गोलियां भी चल चुकी हैं, लेकिन रामगंगा के रेत से जो खनन है, रेत का खनन, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, या ये मान लीजिए कि ये नामुमकिन हो चला है। एक बार फिर से रामगंगा की इज्जत यहाँ पर तार तार की गई है। रामगंगा का सीना फाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जाबाज पुलिस के सिपाही ही हैं, जो कि अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। कब तक चलेगा ये आंख में चोली का खेल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि सुभाष नगर की करगौना चौकी के सामने से रेत से भरा ये ट्रैक्टर गुजर रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरी घटना क्या कुछ है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, थाना सुभाष नगर क्षेत्र का मामला है ये। रामगंगा नदी जो बह रही है उसमें से देखिए रेता, जिंदा रेता जो है ट्रैक्टरों से खनन माफिया जो है उसकी ढुलाई कर रहे हैं और ये सरकारी बिल्डिंग जो बन रही है उसकी मूक बद्र विद्यालय की, उसमें जो डाला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि करगेना चौकी के सामने से जिस तरह से ट्रैक्टर को लाया जा रहा है कि इस तरह से सरपट दौड़ा रहा है कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो शायद वो बच नहीं पाएगा किस तरह से, अगर इस तरह का एक्सीडेंट हुआ। मुझे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस सुबह जब हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि खनन माफिया ट्रैक्टर ले जा रहे थे तो दूसरे रास्ते से करेली होते हुए ले जाते थे, वैसे मेन रास्ता तो यही है करगेना चौकी होते हुए। तो उन्होंने जो हमने खुद देखा कि दो सिपाही आए और ट्रैक्टर को रोका, उससे वसूली की और चले गए। उनका मतलब साफ तौर से यही है कि उनसे जो है उगाही की उन्होंने और चले गए। इसका मतलब ये है कि पुलिस की सह पर ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। जी पल्लवी सर। जी रुपेंद्र, साफ देखा जा रहा है कि लदालद भरे हुए हैं ये ट्रैक्टर रेत से और सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे हैं, लेकिन ना तो कोई जांच चौकी पे इन्हें रोका गया, ना पुलिस का कोई चेकिंग अभियान काम में आया, ना पुलिस की कोई सख्ती काम पर आई, ना बुलडोजर चला, क्योंकि लगातार ऐसे तो प्रकरण सामने आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आला अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? जी आला अधिकारियों से बात की गई, मैंने कल सुबह जो खनन माफिया से बात की, लेकिन उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया कि ये लोग दबंग हैं। पहले से इसी तरह से रामगंगा की कटरी में गोलियां चल चुकी थी, आपस में खनन माफिया में विवाद हुआ था। तो इसको लेकर देखिए अधिकारी भी मौन बैठे हुए हैं, वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। रही पुलिस की बात तो पुलिस के लिए तो मोटा महीना जा ही रहा है। तो रुपेंद्र, क्या पता चल पाया कि ये आखिर ट्रैक्टर किसका था, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और किसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं? ये देखिए पल्लवी, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रैक्टरों पर न तो कोई नंबर होता है न किसी के नाम से होता है, ये ऐसे ही इसी तरह से सरपट दौड़ाते हैं। तो क्या लगता है रुपेंद्र, सबसे बड़ा कारण क्या कुछ है कि यहाँ पर कोई कानून का खौफ नहीं है, ना पुलिस का कोई डर है और बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं सड़कों पर, रात के समय में भी ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस की आखिर बैरिकेड्स कहाँ गए? नहीं देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पुलिस का डर तो ना यूं होगा कि जब पुलिस की मिलीभगत नहीं होगी तो। साफ तौर से देखा, आज हमने खुद अपनी आंखों से देखा साफ तौर से कि पुलिस जो है ट्रैक्टर रोक के उस पर जो वाही करके ले गई। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अधिकारी भी बहुत बैठे हुए हैं, क्या करें, उनका खाना खर्चे चल रहा है इस चीजों से। जी पल्लवी। तो रुपेंद्र, इस पूरी घटना को लेकर अब आगे क्या कुछ लगता है कि क्या कार्रवाई हो पाएगी इस पर? क्या ये वीडियो जो संज्ञान में आया है इसके बाद किसी अधिकारी ने कुछ बयान दिया है या कोई सफाई पेश की गई है? नहीं देखिए, इसके लिए न तो एडीएम एफआईआर आज मिल पाए हैं और हमारे खनन अधिकारी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने जो है इस तरह से जांच कर कार्रवाई की बात कही है। जी रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक और ऐसा चौंका देने वाला वीडियो आया है जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और एक तरीके से माना जाए तो आईना दिखाया गया है यहाँ पर तमाम जो यूपी की कानून व्यवस्था है उसे,
और बरेली में जिस तरह से पुलिस विभाग की कार्यशैली चल रही है उसको भी बहुत बड़ा आईना दिखाया गया है कि सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के ये ट्रक दौड़ रहे हैं, इन पे खनन जो है किया जा रहा है इनके जरिए, और रेतों से भरे हुए ये ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं इस गति के साथ कि कोई दुर्घटना भी घट सकती है। और अवैध रूप से ये भूमाफिया संचालित कर रहे हैं अपना पूरा कारोबार, लेकिन ना तो पुलिस सक्षम है कि इन पर रोक लगाई जा सके, ना ही प्रशासन की कोई भी कानून व्यवस्था इन बेलगाम ट्रैक्टर्स की रफ्तार को धीमा करने में काम आ रही है। अब बढ़ते हैं रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि देर रात को भारी बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तेज धमाके के साथ ही ट्रांसफार्मर में भी भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी भयानक तरीके से जो नजारा दिख रहा है, यहाँ ट्रांसफार्मर में यह आग लगी है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से यह आग भड़की और चिंगारियां निकलने लगी। ट्रांसफार्मर में हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी है और ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है और ट्रांसफार्मर जलने से आसपास के मोहल्लों की बिजली गुल हो गई। बताया जा रहा है कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा चौराहे का यह मामला है। और अब बढ़ते हैं कन्नौज की ओर, जहां से खबर है कि बीते दिनों 18 अगस्त को तालग्राम रोड पर स्थित कमलापुर गांव के पास तेज रफ्तार बस ने एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शे पर बैठे 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से 100 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां सभी घायलों की हालत काफी गंभीर होता हुआ देखकर डॉक्टर ने उन्हें तीरवा और सैफई के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान एक महिला ने सैफई जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि ई रिक्शा चालक राम तीरथ उन्हें हैलेट अस्पताल में रेफर किया गया है और आज ई रिक्शा चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक राम तीरथ ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और बाकी अभी अन्य 2 महिलाओं का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। ये सभी घायल चिबरमऊ क्षेत्र के अतिराजपुर निवासी हैं और रिक्शे पर सवार 3 महिलाएं बाजार से अपने गांव की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। और अलीगढ़ में बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में बाउंड्री वॉल को लेकर इसी के निर्माण पर विवाद शुरू हो गया है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मंदिर ट्रस्ट एक तरफ जमीन अपनी बताकर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहा है, जबकि दूसरी तरफ दलित समुदाय के लोग अपनी जमीन बता रहे हैं इसी को लेकर इलाके में काफी तनाव का माहौल है और शुक्रवार की शाम को ही दलित समाज के लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। दलित समुदाय के लोगों ने हाथों में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए पोस्टर लिए और साथ ही साथ दलित समाज की नाराजगी को लेकर तनाव का माहौल जो है वो इलाके में बना हुआ है और इसी बीच मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, भारी पुलिस बल एक तरफ तैनात है और इन सभी के हाथ में एक तख्ती है, पोस्टर है, जहां पर ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं। अपनी मांग की है कि अगर हमारे खिलाफ और हमारे जो मकानों में अगर तोड़फोड़ नहीं रोकी गई तो हम जो दलित समाज के ऊपर 5000 साल से अत्याचार होता चला जा रहा है, उसी के आधार पर अत्याचार होता चला जा रहा है। हिंदूवादी के कुछ जो गढ़ित मानसिकता के लोग हैं वे अत्याचार करते हैं और उसी मानसिकता के जो लोग इस बगीची पर जाटव समाज और दलित समाज की बस्ती पर कब्जा कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से तंग आकर के धर्म परिवर्तन करने का आने वाले समय पे निर्णय लेंगे और हमें। और सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल मथुरा, उस पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल एक युवती जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, वो बता दें आपको कि सकरबा थाना गोवर्धन उपचार के दौरान इस युवती के बदन में कीड़े पड़ने और गंभीर हालत होने से इस युवती को एसएन मेडिकल अस्पताल में आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। अब आपको ये बता दें कि युवती जो कि विधवा है, उसके 4 बच्चे हैं, जिसमें 25 तारीख को प्रसव के बाद बच्चे की मौत हो गई। गोवर्धन पुलिस ने अब गंभीर हालत में इस युवती को जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती करवाया है, जहां युवती ने कुछ समय बाद अपने देवर और ससुर के खिलाफ धारा 354
थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज कराया है। सवाल ये उठता है कि जब युवती की हालत गंभीर थी तो ऐसे में उसे रेफर क्यों नहीं किया गया। उसे 26 तारीख तक रेफर किया गया है। उससे पता चलता है कि जिला अस्पताल में घोर लापरवाही बरती जा रही है। वहां लोगों ने भी बताया है कि उस पर जिला अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। युवती का कोई भी परिजन उसके साथ देखभाल के लिए भी मौजूद नहीं था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां चंबल में राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से चंबल नदी में बाढ़ का खतरा बरकरार है। धीरे धीरे घट रहा चंबल का जलस्तर और 137.80 मीटर पहुंचने के बाद शुक्रवार की देर रात से ये जलस्तर अब घटना शुरू हो गया है। हालांकि चंबल नदी का जलस्तर पिनाहट घाट पर 3.80 मीटर घटकर 134 हो गया है। ग्रामीणों के लिए ये राहत की खबर है और तटवर्ती इलाकों के गांव में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। तटवर्ती इलाकों में गांव में चंबल छोड़ रही तबाही भरी और भारी नुकसान यहां पर हो रहा है। तस्वीरें अपने आप में काफी सच्चाई बयां करती हैं। यहाँ पर तमाम झोपड़ियां हैं जो तहस नहस हो चुकी हैं। एसडीआरएफ और जल पुलिस भी बाढ़ क्षेत्र के यहाँ पर गांव में लोगों से मिलने पहुंचे हैं और लोगों को बाहर निकालने का काम किया गया। साथ ही आपको ये बता दें कि जो तमाम बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहां लोगों तक राहत भी पहुंचाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों का लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, जहां भाजपा के जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया जा रहा है। और खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में कॉन्वेंट विद्यालय की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं परिषदीय विद्यालयों में बाकायदा अध्यापकों की फौज भी खड़ी की जा रही है ताकि बच्चों के पठन पाठन में कोई परेशानी ना हो। हालांकि सरकार का शिक्षा को लेकर किया गया प्रयास धरातल पर दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कुछ विद्यालयों की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर लापरवाह अध्यापक सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं और सरकार की मंशा पर पलीता लगाया जा रहा है। चाबी तो बच्चों के पास नहीं होनी चाहिए, टीचर के पास होनी चाहिए। स्कूल अगर देर से स्कूलों में स्पष्टीकरण मांग के कार्रवाई करो, के पास कार्रवाई। और सर, ये चाबी वाले मामले में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? चाबी बच्चों को पकड़ा दिया गया है, अगर कहीं कोई नहीं दी जाती, कैजुअलिटी हो जाती है या चोरी हो जाती है, सामान गायब होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? टीचर की जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए चाबी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, टीचर के पास ही चाबी होनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? स्पष्टीकरण मांग करके 20 लाख के पास कार्रवाई हो जाएगा। शासन का बार बार निर्देश है बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तरीका उपाय अपनाया जाए। 2 की कक्षा के छात्रों को उसके स्कूल का नाम नहीं पता, क्या लगता है? नहीं, अगर नाम नहीं पता तो गुणवत्ता कमजोर है। और अब मामला है फतेहपुर जनपद से, जहां पर चौनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरवाही का डेरा का मामला है। यहां से गुजरने वाली यमुना नदी अपने पूरे रौद्र रूप में आ गई है। बता दें आपको कि देखा जाए तो यमुना नदी में लगभग हर जगह बाढ़ का दृश्य देखने को मिल रहा है। और अब आपको बता दें कि मरवाही के डेरा में बने पुल के ऊपर से यमुना का पानी जो है वो बह रहा है। बहते हुए पानी की तस्वीरें भी सामने आई हैं और तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि गांव के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से नहाने का मजा ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये खतरे से खाली नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पुल से गुजरने वाले लोगों का लगभग 20 गांव से संपर्क मार्ग टूट चुका है। यमुना नदी इस समय खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उधर प्रशासन भी लगातार इन लोगों से अनुरोध कर रहा है कि बहते हुए पानी के इलाके में ना जाएं। जल के प्रवाह को देखते हुए कोई अनहोनी ना हो सके, इसीलिए लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये रास्ता मदरी सरहद खुर्द होते हुए दबसौरा गांव जाता है और दूसरी तरफ प्रशासन लगातार इन बाढ़ ग्रसित इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए है। और रायबरेली से खबर है कि रायबरेली में दबंगों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दबंगों ने मामूली सी बात पर जमकर लाठियां बरसाई और महिलाओं को जमकर पीटा है। मारपीट का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है कैमरे में, जहां पर आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बस्तेपुर की यह घटना है और आर्य न्यूज के कैमरे में यह घटना कैद हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह आदमी एक औरत के साथ किस तरह से बदसलूकी कर रहा है और उसके साथ मारपीट की गई। सरेआम मारपीट का ये वीडियो
सामने आया है, जहां पर इस दबंग का आतंक देखने को मिला। और बरेली के थाना सुभाष नगर में पटेल नगर में बनाया जा रहा मूक बधिर विद्यालय, जहां पर प्रयोग हो रही है घटिया सामग्री। इस कार्य का नाम नवीन ममता मानसिक मंदिर विद्यालय है, जहां पर करीब 7,52,08,000 की लागत से विद्यालय बनाया जा रहा है, लेकिन खुलेआम पीला ईंट का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने दृष्टिहीन बच्चों के लिए आवासीय परिसर बनाने के लिए 13,81,84,000 की लागत से सरकारी योजना के अंतर्गत यूपी सिडको कंपनी बरेली को बनाने के लिए इसका टेंडर दिया था, और उस आवासीय परिसर में भी घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है। और इस वीडियो में भी आप साफ देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से घटिया माल का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। मिट्टी की जगह रेता, उससे पटान किया जा रहा है, और इसमें एसडीएम सिटी ने कार्रवाई की अब बात कही है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।